अरे भाई, अपन बात कर रहे थे बहिर्जनिक बल। और बहिर्जनिक बलों के अंतर्गत समतलन स्थापक बल बोल दो, या फिर जिन्हें अपन विनाशकारी बल भी बोल रहे थे। ठीक है, अब इसमें 5 प्रक्रम आते हैं। 5 प्रक्रमों के अंतर्गत पहला अपना जो हो गया था कौन सा, नदी। नदी के बाद में अपनी जो बात हुई थी किसकी, पवन की। और पवन के बाद में अपनी बात हुई थी हिमनद। ठीक है, 3 प्रक्रम हो चुके थे। चौथा प्रक्रम अपना जो है वो कौन सा है, सागरीय लहरें। ठीक है, अब जिस प्रकार से नदी अपना कार्य कहाँ पर करती है, आर्द्र प्रदेशों में। पवन कार्य कहाँ करती है, शुष्क व अर्ध शुष्क में। हिमनद कहाँ कार्य करेगा, शीत प्रदेशों में। इसी प्रकार सागरीय लहरें जो है वो अपना कार्य कहाँ पर करेगी, तटवर्ती क्षेत्रों में। तो तटवर्ती क्षेत्र जो होते हैं और वहां पर समतलन स्थापक बलों में या फिर मोबाइल एजेंट के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है, सागरीय लहरों। अब सबसे पहले जानकारी अपन को ये होनी चाहिए, सागरीय लहर होगी क्या, किसे कहेंगे अपन। तो परिभाषा के तौर पर क्या बोल सकते हैं अपन, सागरीय लहरों के कार्य। सबसे पहले तो इसमें अपन बात करेंगे किसी सामान्य परिचय हुई। सामान्य परिचय के बाद में अपनी जो बात रहेगी इसमें वो रहेगी लहरों के कार्य, कि कौन कौन सी क्रियाओं के द्वारा कार्य संपन्न होगा। लहरों के कार्य के बाद में अपन बात करेंगे इसमें लहरों के द्वारा बनने वाली कौन सी अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बाद में अपन बात करेंगे इसमें निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। ठीक है, सबसे पहले रहेगा अपना इसमें सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय की जब अपन इसमें बात करें तो सामान्य परिचय में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले तो इसमें आ जाएगी कुछ शब्दावलियां जिसमें आप बोल सकते हो। सबसे पहली बात तो ये आ जाएगी भाई, तरंग या लहर होती क्या है। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगी तरंग की लंबाई। तरंग की लंबाई के बाद में आ जाएगी क्या, तरंग की ऊंचाई। ऊंचाई के बाद में आ जाएगी तरंग की आवृत्ति। आवृत्ति के बाद में एक शब्दावली आती है कौन सी, फेंच। फेंच के बाद में एक आती है कौन सी, सर्फ या श्वास। ठीक है, एक आ जाएगी इसमें क्या, तरंगिका। एक शब्दावली आएगी क्या, बैकवास। एक आ जाएगी इसमें क्या, वेलांचली धारा। वेलांचली धारा के साथ एक आ जाएगा क्या, समुद्र तल। समुद्र तल में दो भाग होगा, एक तो कौन सा, पश्चिम भाग। ठीक है, और एक हो जाएगा कौन सा, अग्र भाग। पश्चिम भाग और पश्चिम भाग को कहा जाता है क्या, बैकशोर। और अग्रभाग को कहा जाएगा फोरशोर। अग्र वाला क्या कहलाएगा, फोरशोर। ये सारी शब्दावली तो किस में आ जाएगी, सामान्य परिचय के अंतर। ठीक है, सबसे पहला शब्द अपना कौन सा, तरंग या लहर। ठीक है, अब महासागरीय भागों का जो जल होता है वो हमेशा स्थिर अवस्था में नहीं पाया जाता, हमेशा क्या पाया जाता है, गतिशील अवस्था में पाया जाता है। मानव थोड़ी है, थोड़ा सा कार्य करके बैठ गया कि भाई आज तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ ली है, गलती से 2 घंटे भी पढ़ ली है। अब उसमें भले हो सकता है भाई 2 घंटे के अंतर्गत 1.5 घंटा अपना माथा जो है वो और कहीं चल रहा होगा कि भाई हाँ वो सहेली मेरे को ऐसे कह दी है कि नहीं, या फिर उसने मेरे को ऐसे बोला तो क्यों बोला, मैंने मैसेज किया था रिप्लाई क्यों नहीं आया अभी तक, है कि नहीं। 1.5 घंटा तो इसमें चला जाता है। आधा घंटा बचता है, उसमें एक पेज खोलते हैं, एक पेज खोल के फिर जैसे उसको बंद करके वापस रिमाइंड करते हैं, आलियो में तो पढ़ी भी याद कैसे को नहीं है कि नहीं। ज़्यादा मात्रा में ऐसी बातें चलती रहती है ना। तो मूल बात ऐसी है, हमेशा कार्य मानव को प्रकृति के अनुसार करने चाहिए, लगातार अपने कार्य में क्या रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए।
चाहे उस कार्य में सफलता मिले या ना मिले। कार्य लगातार आप कर रहे हो, मतलब सीधी सी बात है, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो और उसका परिणाम आपको आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। ठीक है, तो हमेशा व्यक्ति को कर्मठशील बने रहना चाहिए, आलस्य जीवन में नहीं आना चाहिए। वैसे भूगोल ही कहती है उष्ण कटिबंधीय जलवायु का मानव थोड़ा क्या होता है, आलसी प्रवृत्ति का होता है, लेकिन आलस को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको साइड में रखना पड़ेगा। जैसे अनीता को जैसे प्यास लगी उठ के तुरंत चली जाएंगी कि पानी पी के आना है, तो ऐसे कभी अलार्म बजा कभी कि भाई पढ़ाई का टाइम हो गया, पढ़ाई करनी है पहले, बाकी कार्य को छोड़ना है, तो उसके अनुसार भी समय निर्धारित होना चाहिए, है ना। तो महासागरीय भागों का जो जल होता है कौन कौन सी क्रियाओं के रूप में गति करता है, एक तो पहली अपन ने लिख रखी है तरंगिया लहरें। एक किस रूप में गति करेगा, ज्वार भाटे के रूप में। एक किस रूप में गतिशील होता है, महासागरीय धाराओं के रूप में। तरंगिया लहरें, इसके अतिरिक्त ज्वार भाटा, इसके अतिरिक्त महासागरीय धाराएं। अब इनमें सतही भाग जो गतिशील होता है वो केवल किस में होता है, तरंगिया लहर में होता है। और तरंगिया लहरों की उत्पत्ति जो होती है वो किसके द्वारा होती है, पवनों के घर्षण बल के कारण। किसके कारण होगी, पवनों के घर्षण बल के कारण होगी। लेकिन ज्वार भाटे की उत्पत्ति जो होती है वो किसके कारण होती है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण। सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण जब सागरीय तल समीपी तल से क्या होता है, ऊपर की ओर उड़ता है, वो प्रक्रिया तो क्या कहलाती है, ज्वार। लेकिन तल का समीपी तल से नीचे की ओर जाना क्या कहलाएगा, भाटा कहलाएगा। लेकिन जब वही महासागरीय जल सतही भाग की नदियों के समान एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करते हुए रेखीय रूप में प्रवाहित होता है तो फिर वो गति क्या कहलाएगी, महासागरीय धारा कहलाती है। वो क्या कहलाएगी, महासागरीय धारा। तो तरंगीय लहरें क्या है, महासागरीय भागों का सतही जल जब पवनों के घर्षण बल के कारण क्या होता है, अपनति और अभिनति के रूप में दोलायमान होता है या गतिशील होता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, लहर या तरंग कहलाती है। अब इसमें गतिशीलता होती कैसे, ये महासागरीय भाग और इसके ऊपर जैसे ही पवनें गतिशील होती है तो पवनों की गतिशीलता के कारण जैसे पवन गतिशील होगी तो चूंकि महासागरीय भागों में सतह जो है वो असमतल तो होती नहीं, स्थल के समान समतल सतह होती है। और समतल सतह के साथ जैसे ही पवन रगड़ खाएगी, घर्षण क्रिया करेगी, तो उस घर्षण क्रिया के कारण ये जो सतह का जल है ये यहां से क्या हो जाएगा, गतिशील अवस्था में आ जाएगा। और इसमें जल में जो गतिशीलता होती है वो किस प्रकार की होती है, किस रूप में होगी, अपनति व अभिनति के रूप में बोल दो या फिर लहरदार रूप में। जब महासागरीय जल गतिशील होता है तो ये लहरदार गतिशीलता ये क्या कहलाएगी, तरंगिया लहर। इसमें इसका एक भाग क्या होता है, ऊपर की ओर उड़ता है और एक भाग क्या होता है, नीचे की ओर धंसता है। एक भाग ऊपर और एक भाग नीचे। ऊपर की ओर जो उठा हुआ भाग है जनरली सीधी सी बात है उसको क्या कहा जाता है, अपनति। नीचे की ओर जो दशा हुआ भाग है उसको सीधी सी बात है क्या कहा जाता है, अभिनति कहा जाता है। तो ये तो जनरली अपन भूआकृति विज्ञान में बात कर लेते हैं कि कोई भी भाग यदि समीपी तल से यदि ऊपर की ओर उठा हुआ है तो वो क्या है, अपनति। और यदि कोई भी भाग समीपी तल से नीचे की ओर धंसा हुआ है वो भाग क्या कहलाता है, अभिनति। तो इसी प्रकार जब महासागरों का सतही जल जब अपनति और अभिनति के रूप में गतिशील होता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, तरंग या लहर कहलाती। लेकिन इसी में यदि लहरों के शब्द को हटा दे, लहर शब्द को हटा दे, साथ में पवन के घर्षण बल को भी हटा दे, लेकिन साथ में पूछ ले तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण यदि महासागरों का जल गतिशील अवस्था में आता है तो फिर उस क्रिया को नाम क्या दिया जाता है, तो वहां पर आपको शब्द एक अलग ही मिलेगा और उसे कहा जाता है क्या, महोर्मी। वो क्या कहलाता है, महोर्मी। कि भाई महासागरों का जब सतही जल जो होता है वो तापमान और वायुदाब के अंतर के कारण क्या होता है, गतिशील अवस्था में आता है, तो उस जल की गतिशीलता को क्या नाम दिया जाता है, महोर्मी नाम दिया जाता है। लेकिन यदि पवन के घर्षण बल के कारण गतिशील हो रहा है तो फिर वो क्या कहलाएगी, तरंगिया लहर। अब तरंगिया लहर में जल कैसे जा रहा है, अपनति और अभिनति। लेकिन इसमें मूल बात ध्यान रखना, यदि आपसे ऐसे पूछ ले कि तरंगिया लहरों के अंतर्गत महासागरों का जल गतिशील अवस्था में आके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, नहीं जाता है। अपन को प्रतीत भले ही ऐसा होता है कि भाई महासागरों का जल गतिशील हो रहा है लेकिन वो मूल स्थान से गतिशील नहीं होता है, उसी स्थान पर वो गोलाकार रूप में क्या होता है, गतिशील होता है। जैसे भाई ये अपनति बन गई, अब ये जो जल है ये यहीं पर घूमकर ऐसे गोलाकार रूप में दोलायमान होता रहता है, अपने ही मूल स्थान पर क्या होता है, गतिशील अवस्था में रहता है, जबकि जल आगे गतिशील
नहीं होता है। लेकिन फिर इसमें जो साथ में फिर अपन को फिर इस तरह करते कैसे बन जाएगी? तो इसमें फिर जो जल की अन्य गतियां हैं उन गतियों की क्या हो जाती है? भूमिका शामिल हो जाती है और फिर उनके प्रभाव से ये जो तटवर्ती भाग का जल है ये जाके तट से क्या होगा? टकराएगा और फिर अपन को लहरें उड़ती हुई दिखाई देती है। तो तरंग के अंतर्गत कभी भी जल गतिशील नहीं होता है। तो किस रूप में हो रहा है? अपनति व अभिनति के रूप में। ठीक है, तो एक शब्दावली तो कौन सी हुई आपकी? महोर्मी। ठीक है, दूसरी शब्दावली अपनी कौन सी हो गई? अपन ने बोल दिया क्या? तरंग या लहर। तीसरी शब्दावली की बात करें अपन तो सीधी सी बात करनी है किसकी? तरंग की ऊंचाई। किसे कहेंगे तरंग की ऊंचाई? ये क्या है? तरंग की ऊंचाई। मतलब औसत जो जल का तल है उस तल से लेकर अपनति जितनी ऊपर तक हो गई, अपनति के रूप में जल जितना ऊपर तक चला गया, तो ये जितना भाग जल जितना ऊपर की ओर उठ गया ये तरंग की क्या है? ऊंचाई है। तो सतही भाग से अपनतीय भाग जितना ऊपर तक जा रहा है वो भाग क्या कहलाएगा? तरंग की ऊंचाई। दूसरी बात याद रखना, कौन सा शब्द है? तरंग की लंबाई। तरंग की लंबाई। तरंग की लंबाई किसे कहेंगे? दो अपनतीय भागों के बीच का भाग। दो अपनतीय भागों के बीच का भाग, मतलब इधर आ गया और ये वाला, ये जो इतना भाग आ गया ये भाग क्या कहलाएगा? ये भाग कहलाएगी तरंग की लंबाई। तरंग या लहर के दो अपनतीय भागों के बीच में जितना भाग आ रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? तरंग की लंबाई। और इसमें यदि आपसे पूछ ले तरंग का शीर्ष, तरंग का किसे कहेंगे? जो अपनतीय भाग का जो पीक पॉइंट है। ठीक है, तो अपनतीय भाग का ये जो पीक पॉइंट है इस पीक पॉइंट को क्या कहेंगे? ये कहलाएगा तरंग शीर्ष। क्या कहेंगे? तरंग शीर्ष। फिर आपसे पूछ ले तरंग की आवृत्ति क्या होती है? आवर्ती का मतलब क्या होती है वैसे? आवर्ती का मतलब संख्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आवर्ती कैसे निकालेंगे? आवर्ती निकालेंगे किसी भी तरंग के जो जो अपनतीय भाग है, अपनतीय भाग बोल दो या फिर क्या बोल दो? दो तरंग शीर्ष। इन दो तरंग शीर्षों के मध्य में ये जो भाग बच गया इस भाग में एक निश्चित समय लिया जाता है, वो लिया जाता है 1 मिनट। 1 मिनट की समयावधि के अंतर्गत जितने तरंग शीर्ष गुजर जाएंगे, दो तरंग शीर्षों के मध्य 1 मिनट की समयावधि के अंतर्गत जितने तरंग शीर्ष गुजर जाते हैं वो तरंग शीर्षों की संख्या क्या कहलाती है? तरंग की आवर्ती या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी वाले वार्ड में वो चलता रहता है मॉनिटर। ठीक है, अब उसमें देखा होगा निश्चित रेखा की सारी वो जो रेखाएं हैं जिगजैग के रूप में, अपनति और अभिनति के रूप में लगातार गतिशील होती रहती है, आगे की ओर जाती रहती है। तो जहां पर वो जाके अंत में जा रही है तो लास्ट वाले भाग में वो निश्चित क्षेत्र मान रखा है, उस क्षेत्र के आगे 1 मिनट की संख्या काउंट कर लीजिए, 1 मिनट में वो जिगजैग कितने निकल गए, तो वही क्या है? तरंग की आवर्ती। तो दो निश्चित क्या ले ली जाती है? तरंग शीर्ष। उन तरंग शीर्षों के बीच में से यदि 1 मिनट की समयावधि के अंतर्गत जितने तरंग शीर्ष गुजर जाएंगे वो क्या कहलाएगी? तरंग की आवर्ती कहलाती है। ठीक है, अब अगला शब्द आएगा कौन सा? सर्फ या श्वास। सर्फ या श्वास किसे कहेंगे? अब ये जो तरंग या लहर है ये लास्ट में जाकर क्या होगी? टकराएगी तट से। भाई तट के ऊपर तो जाने से रही, तो तट से जाकर क्या होगी? टकराएगी। और टकराते ही ये जो जल है अब रुकेगा थोड़ी, यहां पे इस तट से टकराकर क्या होगा? ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, यानी यहां से जैसे ही तट से टकराएगी आकर और टकराने पर वो लहर या तरंग क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और टूटकर क्या होगा? जल ऊपर की ओर उछलता है। उस टूटी हुई तरंग या लहर की राशि क्या कहलाती है? सर्फ या श्वास। कई बार सुना होगा सफरिंग। सफरिंग तटवर्ती भागों में होती है। हाँ, कुछ बोले बफरिंग, मतलब ले दे के बातें तो वो इंटरनेट पे आएगी, क्योंकि सारा समय अपना वहीं पर खर्च हो रहा है। कंपनी जो 1.5 GB दे रही है उसको खर्च करने के लिए समय भी तो देना पड़ेगा अपन को, नहीं तो उसमें से यदि 200 MB बच गया तो दुख होगा भाई, आज तो गया व्यर्थ। तो जब तक वो 200 MB पूरा खर्च ना हो जाए, अंदर से मैसेज ना जाए योर डाटा लिमिट ऑफ कंप्लीट, फिर शांति मिलती भाई, हाँ चलो आज का तो खर्च कर दिया।
ऐसा नहीं भाई उस खर्च के चक्कर में आपने 3 घंटे खराब कर दिए, तो इससे बढ़िया ना वो रिचार्ज करवाओ ही नहीं। है कि नहीं? तो मतलब तट से टकराने के पश्चात जैसे लहर टूटकर ऊपर की ओर उछलती है, फिल्मों वगैरह में देखा होगा कई बार, वो एक छोटी सी प्लेट लेके उस प्लेट को पैरों पर रख के ऐसे उछल के लहरों के ऊपर से गतिशील होते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? सफरिंग। वो कहां पर होती है? हमेशा टूटी हुई तरंग की राशि पर ही होती है। ठीक है, तो जो टूटी हुई लहर या तरंग होती है उसे क्या कहा जाता है? सर्फ या श्वास कहा जाता है। अब टूटने के पश्चात सारा ही जल उछल के थोड़ी बाहर आ जाएगा। ठीक है, कुछ जल जो होता है वो वापस क्या होता है? पीछे की ओर लौटेगा। कुछ जल क्या होगा? वापस पीछे की ओर। जैसे आप आए यहाँ पे, कोचिंग में प्रवेश किए, कोचिंग में प्रवेश करते ही पता चला आज तो क्लास कोनी वे, मैसेज क्या मिला? आज तो क्लास कोनी वे। कुछ तो ऐसे होंगे जो जिस मूड में आए थे उसी मूड में वापस, कुछ तो क्या होंगे जिस मूड में आए थे उसी मूड में वापस, यानी उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब वो जल तो क्या हो गया? उस लहर का जो भाग है, मतलब जो जल का सतही भाग है, उस सतह के क्या हो जाएगा? नीचे से लौट जाएगा। तो नीचे से जब वापस लौटता है तो वो जल तो क्या कहलाता है? बैकवास। बकवास नहीं, बैकवास। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो वहां पर माहौल बनाएंगे। क्यों कौन 40 रुपए किराया दे रहा है जा, घर खाना और खा रहा है जा, मतलब उससे मिलने वाला कुछ नहीं, लेकिन माहौल बनाएंगे। है कि नहीं? मतलब वो जल कहां से लौटेगा? सतह के ऊपर से लौटेगा। कुछ जल तो सतह के कहां से चला गया? नीचे से। और कुछ जल क्या होगा? सतह के ऊपर से पीछे जाएगा। मतलब जिधर से लहर आई थी उसी दिशा में वापस क्या होती है? वो गतिशील होती है। तो वो गतिशीलता क्या कहलाती है? वो कहलाती है तरंगिका। क्या कहलाती है? तरंगिका कहलाती है। तो सबसे पहले तो लहर आकर तट से टकराई, और टकराने के पश्चात जैसे ही लहर का टूटा हुआ भाग ऊपर की ओर उछला, वो टूटी हुई लहर की राशि तो क्या कहलाती है? सर्फ या श्वास। कुछ जल सतह के कहां से चला गया? नीचे से, वो क्या कहलाता है? बैकवास। कुछ जल सतह के ऊपर ही वापस पीछे की ओर लौटेगा, वो क्या कहलाती है? तरंगिका कहलाती है। और इस तरंग के टूटने के पश्चात जल जितनी ऊंचाई तक पहुंचा, जितनी ऊंचाई तक पहुंचा, यानी तट के जिस भाग तक पहुंचा, वो भाग क्या कहलाता है? फेंच। वो भाग क्या कहलाता है? फेंच कहलाता है। क्या कहलाएगा? फेंच। सारी शब्दावलियां हो गई क्या? हाँ, मतलब मूलतः जो जल की गतिशीलता होती है वो इसमें दोलायमान गोलाकार रूप में होती है। जल वापस वहीं पर क्या होता है? गोलाकार रूप में गतिशील अवस्था में आ जाता है। लेकिन फिर जैसे ही लहरों का प्रभाव ज्यादा रहेगा, यानी पवनों का घर्षण बल ज्यादा कार्य करने लगेगा, तो फिर वो जल क्या होता है? जिसमें धाराओं का योगदान भी हो जाता है और साथ में ज्वार भाटे की क्रिया भी सम्मिलित हो जाती है, तो फिर वो जल क्या होता है? सतही भाग के ऊपर गतिशील अवस्था में आता है, और फिर वो जाकर किसे टकराएगा? तटवर्ती भाग से। बाकी मूल जो तरंग होती है उस तरंग में तो जल की गतिशीलता कैसी होती है? गोलाकार रूप में होती है। ठीक है, अब एक शब्द इसमें अपना बच रहा होगा शायद, वो कौन सा? वेलांचली धारा। कौन सी होती है? वेलांचली धारा। जनरली ये जो अपन ने 3 घटनाएं बोली भाई, तट से टकराना, तट से टकराने के पश्चात टूटकर लहर का ऊपर की ओर उछलना, वो तो सर्फ कहलाता है। उछलकर जल जितनी ऊंचाई तक पहुंचा, जिस स्थलीय भाग तक पहुंचा, वो भाग क्या कहलाएगा? फेंच कहलाएगा। जो जल नीचे से चला गया, बैकवास कहलाएगा। जो ऊपर से पीछे लौट गया, वो तरंगी। लेकिन क्या प्रत्येक स्थान पर लहरों के मार्ग में तट समकोणीय रूप में मिल जाएगा? क्या नहीं मिल सकता है, क्योंकि तटीय आकृतियां क्या पाई जाती है? अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो जहां पर लहरों के मार्ग में उसका तटवर्ती भाग कोण पर न मिलकर उसका यदि समानांतर मिल गया, तो समानांतर मिलने पर क्या होगा भाई? जनरली ऐसे लहर चल के आ रही है और ये तट भी इसके समानांतर मिल गया, तो ये जो लहर की राशि है ये इसी तट के क्या हो जाएगी? समानांतर आगे गतिशील हो जाएगी। और तट के समानांतर गतिशील होने वाली जो लहर है या तरंग है उसको क्या कहा जाएगा? वो कहलाएगी भाई वेलांचली धारा। ये तो कई बार पूछा गया है कि भाई तट के समानांतर होने वाली जो धारा या जो तरंग है वो तरंग क्या कहलाती है? वेलांचली धारा के नाम से जानी जाती है। तो ये हो गई अपनी इसकी शब्दावलियां।
ठीक है। तो तरंगीय लहर क्या है? पवनों के घर्षण बल के कारण जल के सतही भाग का गोलाकार बोल दो। अपनति व अभिनति के रूप में दोलायमान अवस्था क्या कहलाती है? तरंगीय लहर कहलाती है। तरंग की लंबाई कैसे निकालोगे? दो तरंग शीर्षों के मध्य का भाग तरंग शीर्ष बोल सकते हो या दूसरा शब्द अपनति बोल सकते हो। लहर की दो अपनतीय भागों के बीच में लहर का जितना भाग आ गया वो क्या कहलाएगी? तरंग की लंबाई। जनरली क्वेश्चन ऐसे अप्लाइड प्रकार से पूछ ले, वह तरंग की लंबाई डिपेंड किस पर करती है कि भाई तरंग की लंबाई कम होगी या ज्यादा होगी? किस पर डिपेंड करेगी? अपनति और अभिनति। वो किसके कारण बन रही है? पवन। भाई मूल योगदान किसका है? पवन। यदि पवन का वेग तीव्र है तो तरंग की लंबाई कम होगी या ज्यादा होगी? यदि वेग तेज है तो कभी देखा है जलीय भाग को? जब तेज गति की पवनें चलेगी तो आपकी जो तरंगीय लहरें हैं ऐसे चलेगी, ठीक है। और यदि पवन का वेग कैसा है? मंद है, तो फिर इसमें दोलायमान ज्यादा होगा। वेग तेज होगा तो भले ही वेग तो बढ़ जाएगा इसका, लेकिन वेग बढ़ने पर इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ पाएगी, वो बिल्कुल पतली अवस्था में क्या हो जाएगी? तीव्र गति से आगे की ओर गतिशील हो जाएगी। लेकिन वेग जब मंद होता है, जल की गहराई अधिक होती है, तो फिर इसकी लंबाई में और ऊंचाई में दोनों में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो डिपेंड किस पर करता है? पवन के वेग पर डिपेंड करता है, ठीक है। तरंग की ऊंचाई क्या होती है? जल के सतही भाग से तरंग का शीर्ष भाग या अपनति का जो सबसे पीक पॉइंट है, ऊपरी भाग है, वो जितनी ऊंचाई तक गया वो भाग क्या कहलाएगा? तरंग की ऊंचाई कहलाएगी। तरंग की आवर्ती किसे कहेंगे? दो तरंग शीर्षों के मध्य 1 मिनट की समयावधि के अंतर्गत गुजरने वाले तरंग शीर्षों की संख्या क्या कहलाती है? तरंग की आवर्ती कहलाती है, ठीक है। फिंच। तरंग या लहर के टूटने के पश्चात टूटी हुई लहर का जल जितने भाग या जिस स्थान तक पहुंचता है, ये जितनी ऊंचाई तक पहुंचता है, वो भाग क्या कहलाएगा? फेंच कहलाएगा, ठीक है। सर्फ या श्वास। तरंग की या लहर की टूटी हुई राशि क्या कहलाती है? सर्फ या श्वास। तरंगी का तरंग के टूटने के पश्चात जल का पीछे की ओर लौटना, लेकिन कहां से लौटना? सतह पर लौटना, क्या कहलाएगा? तरंगी का। मतलब आप इसको देख सकते हो, ठीक है। बैकवास को देख सकते हो क्या? क्योंकि बैकवास क्या है? सर्फ या तरंग के टूटने के पश्चात जल का सतह से नीचे से लौटना, वो क्या कहलाता है? बैकवास कहलाता है। और एक वेलांचली धारा, तट के समानांतर गतिशील होने वाली धारा, लहर या तरंग क्या कहलाती है? वेलांचली धारा। अब अपने पास तीन शब्द और बच गए। एक तो क्या? समुद्र तल, ठीक है, मीन सी लेवल जिसे अपन बोलते हैं। एक पश्च भाग और एक कौन सा? अग्र भाग। समुद्र तल तो किसे कहेंगे? जनरली ये तो बार बार शब्द आता है जब भी अपन इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्थान की औसत समुद्र तल से ऊंचाई, तो सबसे पहले यही बोलना पड़ता है भाई इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है। तो औसत समुद्र तल क्या होता है? इसकी सीधी जो परिभाषा बोली जाती है वो आप बोल सकते हो। एक तो क्या? उच्च ज्वार। और एक क्या होता है? निम्न ज्वार। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के मध्य का भाग क्या कहलाता है? औसत समुद्र तल या मीन सी लेवल के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी अपन ज्वार तो नहीं पढ़ रहे, अपनी तो बात किसकी हो रही है? लहरों या तरंगों की। तो लहरों या तरंगों के द्वारा सीधा बोल दो जल जितनी ऊंचाई तक गया और लास्ट में वापस जिस नीचे तक पहुंचा वापस, तो उन दोनों के बीच का भाग ऐसे बोल सकते हो। पश्च भाग और अग्रभाग के मध्य का भाग क्या कहलाता है? औसत समुद्र तल। अब इसी के दो भाग आ गए, एक पश्च और एक अग्र। पश्च का मतलब जहां तक जल, सागरीय जल जितनी ऊंचाई तक जा रहा है स्थल पर। अभी अपन ने बोला ना फेंच, सतह पर या स्थल पर जितने भाग तक वो टूटी हुई लहर की राशि गई, मतलब जितने भाग तक जल पहुंचा लास्ट स्थल पर, वो भाग क्या कहलाता है? पश्च भाग या बैक शोर। और एक क्या होता है? अग्र भाग, जहां पर जल का तल जितनी नीचे तक पहुंचा लास्ट अंदर की ओर, वो क्या कहलाता है? अग्र भाग कहलाता है। तो आप घूमने कहां जाओगे? दोनों में से पश्च भाग फ्री जाओगे?
है ना। वैसे मैक्सिमम जो पर्यटक वगैरह रहते हैं वो कहाँ तक रहते हैं, पश्चिम भाग पर ही। लेकिन जैसे कुछ को ज्यादा भाई मेरे को तो अंदर जाके मछली वगैरह भी देख के आनी है, ठीक है, तो वो कहाँ पर चले जाते हैं, अग्र भाग पर। लेकिन गलती से ज्यादा ही आगे चले गए और जल का तल वापस बढ़ गया तो फिर वो अंदर भी रह सकते हैं, है कि नहीं। तो मूल अपन को इसमें ध्यान रखना क्या, औसत समुद्र है, औसत समुद्र तल। तो ये अपना हो गया सागरीय लहरों का क्या, सामान्य परिचय। इसमें कोई दिक्कत किसी शब्दावली में। सबसे विशेष अपन को इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, एक तो तरंग की आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति के साथ एक कौन सा, फेंच, एक कौन सा, सर्फ या स्वाच, और एक वेलांचली धारा, ये सबसे विशेष है। चलो हेडिंग डाल दिए, सागरीय लहरों के कार्य, और सबसे पहले लिखो सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, सामान्य परिचय ना, डैश लगा के लिखो सामने। महासागरीय भागों, महासागरीय भागों, महासागरीय भागों का जल, महासागरीय भागों का जल, महासागरीय भागों का जल स्थिर अवस्था में न रहकर, महासागरीय भागों का जल स्थिर अवस्था में न रहकर, न रहकर हमेशा गतिशील अवस्था में, स्थिर अवस्था में न रहकर हमेशा गतिशील अवस्था, गतिशील अवस्था में पाया जाता है, गतिशील अवस्था में पाया जाता है, जो तरंग, जो तरंग, लहर, तरंग, लहर, ज्वार भाटा, तरंग, लहर, ज्वार भाटा व धाराओं के रूप में होती है, ज्वार भाटा व धाराओं के रूप में होती है। इनमें आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय गतिशीलता कौन सी है, और जलवायु के रूप से धाराएं, क्योंकि जलवायु का स्थानांतरण और तापमान के स्थानांतरण में तो भूमिका किसकी है, धाराओं की है। आर्थिक रूप से ज्यादा भूमिका कौन निभाता है, ज्वार भाटा, है ना। नेक्स्ट आगे लिखो, पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर समतलन स्थापक, पृथ्वी तल पर समतलन स्थापक, समतलन स्थापक बलों में, समतलन स्थापक बलों में तटीय क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों में लहरें प्रभावी होती है, तटीय क्षेत्रों में लहरें प्रभावी होती है, लहरें प्रभावित होती है, प्रभावी होती है, लहरें प्रभावी होती है। नेक्स्ट अगली लाइन लिखो, महासागरों का सतही जल, महासागरों का सतही जल, महासागरों का सतही जल जब पवनों के घर्षण बल, सतही जल जब पवनों के घर्षण बल, पवनों के घर्षण बल के प्रभाव से, घर्षण बल के प्रभाव से, घर्षण बल के प्रभाव से गोलाकार, गोलाकार, ओब्लिक, अपनति व अभिनति, अपनति व अभिनति, ओब्लिक दोलायमान अवस्था में, ओब्लिक दोलायमान अवस्था में
दोलायमान अवस्था में। स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होता है। लहर कहलाती है, लहर कहलाती है, लहर कहलाती है। ठीक है ना, तरंग और लहर दोनों एक नहीं है। पहले छोटा भाग तरंग होता है, तरंग का बड़ा रूप क्या होती है, लहर होती है ना, लहर कहलाती है। नेक्स्ट आगे लिखो, तरंग की ऊंचाई, तरंग की ऊंचाई, तरंग की ऊंचाई, तरंग की ऊंचाई, और ऊंचाई के सामने डैश लगा के सागरीय जलीय सतह, सागरीय जलीय सतह, सागरीय जलीय सतह व तरंग के शीर्ष का मध्यवर्ती भाग, सागरीय जलीय सतह व तरंग के शीर्ष का मध्यवर्ती भाग, तरंग के शीर्ष का मध्यवर्ती भाग, शीर्ष का मध्यवर्ती भाग। नेक्स्ट लिखो, तरंग की लंबाई, तरंग की लंबाई, तरंग की लंबाई, तरंग की लंबाई, और लंबाई के सामने डैश लगा के दो तरंग शीर्षों, दो तरंग शीर्षों, दो तरंग शीर्षों, दो तरंग शीर्षों का मध्यवर्ती भाग, दो तरंग शीर्षों का मध्यवर्ती भाग, दो तरंग शीर्षों का मध्यवर्ती भाग। नेक्स्ट, तरंग शीर्ष, तरंग शीर्ष, तरंग शीर्ष, शीर्ष के सामने डैश लगा के अपनतीय, अपनतीय भाग ओब्लिक, अपनतीय भाग, भाग ओब्लिक, जिसे ऊंचाई तक तरंग ऊपर उड़ती है, अपनतीय भाग ओब्लिक जिसे ऊंचाई तक तरंग ऊपर उड़ती है, जिसे ऊंचाई तक तरंग ऊपर उड़ती है, जिस ऊंचाई तक तरंग ऊपर उड़ती है, तरंग ऊपर उड़ती है। नेक्स्ट, तरंग आवर्ती, तरंग आवर्ती, तरंग आवर्ती, और आवर्ती के सामने डैश लगा के लिखो दो तरंग शीर्षों, दो तरंग शीर्षों, दो तरंग शीर्षों के मध्यवर्ती भाग, दो तरंग शीर्षों के मध्यवर्ती भाग, मध्यवर्ती भाग में 1 मिनट की समयावधि, मध्यवर्ती भाग में 1 मिनट की समयावधि, 1 मिनट की समयावधि में गुजरने वाले तरंग शीर्षों की संख्या, 1 मिनट की समयावधि में गुजरने वाले तरंग शीर्षों की संख्या, तरंग शीर्षों की संख्या, तरंग शीर्षों की संख्या, तरंग शीर्षों की संख्या। नेक्स्ट लिखो, सर्फ या श्वास, सर्फ या श्वास, सर्फ या श्वास, सर्फ या श्वास, सामने डैश लगा के लहर की टूटी हुई राशि, लहर की टूटी हुई राशि, लहर की टूटी हुई राशि,
लहर की टूटी हुई राशि, और टूटेगी क्यों? तट से टकराने पर, है ना। नेक्स्ट अगला लिखो फेंच। फेंच, फेंच, फेंच के सामने डैश लगा के, सागरीय जल, सागरीय जल, ओब्लिक, ओब्लिक, लहर का जल जिस ऊंचाई तक पहुंचता है, सागरीय जल ओब्लिक लहर का जल जिस ऊंचाई तक पहुंचता है, जिस ऊंचाई तक पहुंचता है, जिसे ऊंचाई तक पहुंचता है। नेक्स्ट आगे लिखो तरंगिका, 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 और तरंगिका के सामने डैश लगा के, लहर के तट से टकराने पर, लहर के तट से टकराने पर, लहर के तट से टकराने पर जल का, जल का सतह के नीचे से पीछे की ओर लौटना, जल का सतह से, सतह के नीचे से पीछे की ओर लौटना, सतह के नीचे से पीछे की ओर लौटना, मतलब दिखाई नहीं देगा, सतह के नीचे से जाएगा वो ना। नेक्स्ट लिखो, सॉरी सॉरी सॉरी, तरंगिका ही था ना। हाँ तो तरंगिका तो ऊपर से जाएगी, वो तो बैकवास होगा, तो नीचे लिखा ना उसकी जगह ऊपर लिख दो, सतह से नीचे लिखा ना तो सतह के ऊपर कर दो, सतह के ऊपर से पीछे की ओर लौटना ना, तो नीचे की जगह ऊपर कर दो उसको, सतह के ऊपर से पीछे की ओर लौटना, पीछे की ओर लौटना ना। नेक्स्ट आगे लिखो बैकवास, 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 और बैकवास के बाद में सामने लिखो लहर के टूटने पर, लहर के टूटने पर, लहर के टूटने पर जल का सतह के नीचे से पीछे की ओर लौटना, लहर के टूटने पर जल का सतह के नीचे से पीछे की ओर लौटना, जल का सतह के नीचे से पीछे की ओर लौटना, सतह के नीचे से पीछे की ओर लौटना, पीछे की ओर लौटना। नेक्स्ट लिखो वेलांचली धारा, वेलांचली धारा, वेलांचली धारा, वेलांचली धारा, और वेलांचली धारा के सामने डैश लगा के लिख दो तट के समानांतर गतिशील होने वाली, 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 समानांतर गतिशील होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट लिखो औसत समुद्र तल, औसत समुद्र तल, औसत समुद्र तल, औसत समुद्र तल, और औसत समुद्र तल के सामने डैश लगा के जल के उच्च व निम्न तल के मध्य का भाग, जल के उच्च व निम्न तल के मध्य का भाग, उच्च व निम्न तल के मध्य का भाग, मध्य का भाग, मध्य का भाग। नेक्स्ट लिखो पश्च भाग, पश्च भाग या बैकशोर, पश्च भाग, और पश्च भाग के सामने डैश लगा के
सागरीय जल का, सागरीय जल का स्थल पर, सागरीय जल का स्थल पर, स्थल पर स्थल पर अंतिम भाग तक पहुंचना, अंतिम भाग तक पहुंचना मतलब जल जिस अंतिम भाग तक पहुंच रहा है। और नेक्स्ट लिखो अग्रभाग, फॉर श्योर अग्रभाग, सागरीय जल का निम्न तल, सागरीय जल का निम्न तल, निम्न तल, निम्न तल। ये डायग्राम बना दोगे या फिर दूसरा बनाऊं? दिख रहा है ना?
बन गया। बन गया। चलिए अब आगे लिखो सागरीय लहरों के कार्य। सागरीय लहरों के कार्य। सागरीय लहरों के कार्य। और सागरीय लहरों के जो कार्य है कितने प्रकार से संपन्न होंगे? पहला कार्य तो कौन सा? अपर्दन। अपर्दन के बाद में कौन सा कार्य होगा? परिवहन। और परिवहन के बाद में कौन सा होगा? पहली बात ये आती है सागरीय लहरों का अपर्दन कार्य कौन कौन सी क्रियाओं से संपन्न होगा? क्रियाएं कौन कौन सी होगी? हर प्रक्रम में एक प्रक्रिया अलग होती है, बाकी दो तो लगभग सेम वही रहती है। अब यहाँ पर वही क्रिया रहेगी जो अपन ने किसकी बात करी थी? नदी में। वहां पर भी जल का कार्य था और यहाँ पर भी कार्य कौन कर रहा है? जल। बस नदी कहाँ करती है? स्थलीय भागों पर कार्य है और लहरों का कार्य कहाँ पर होगा? तटीय भागों में। कौन कौन से भागों से करती है अपर्दन? एक तो क्या हो जाएगा? अपघर्षण। ठीक है। अपघर्षण के साथ एक कौन सा था? सन्नी घर्षण। सन्नी घर्षण के साथ एक कौन सा होगा? जलदाब क्रिया। जलदाब क्रिया के साथ एक कौन सा होगा? जलगति क्रिया। इन चार क्रियाओं के द्वारा सागरीय लहरों का अपर्दन क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है। अपघर्षण जनरली अपने बता ही दिया था कि कोई भी जो सागरीय भाग होगा, इस सागरीय भाग में ये जो लहरें गतिशील हो रही है, ये जाके लास्ट में जाके किसे टकराएगी? तट से। और जैसे तट से टकराएगी, तट से टकराने के पश्चात सबसे पहली क्रिया जो प्रारंभ होती है वो कौन सी होती है? जलदाब क्रिया प्रारंभ होती है। क्योंकि सागरीय भागों की जो तटीय भागों की जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों के मध्य जो संधियां पाई जाती है, जो दरारें पाई जाती है, उन संधियों में क्या होगी? ये लहर जाके इसका जल प्रवेश होगा। लेकिन लहर के जल के प्रवेश करने से पहले उसके ऊपर जो गतिशील होने वाली जो वायु है वो वायु संधि में प्रवेश करेगी। और जैसे ही दरार में वायु प्रवेश कर गई और पीछे से जाके कौन घुस गया? जल। अब वायु अंदर के अंदर रह गई। लेकिन जल का जैसे ही पीछे से दबाव पड़ेगा तो दबाव पड़ने पर वो वायु क्या होगी? संपीड़ित होगी। संपीड़ित होने के साथ साथ क्या होती है? फैलने का प्रयास करेगी। क्या करेगी? फैलने का प्रयास। अब फैलने का प्रयास जब वो करेगी, दबाव किस पर पड़ेगा? चट्टानों पर। और चट्टानों पर दबाव पड़ने से चट्टानी मूल स्थान से क्या होती है? दूर होती है। लेकिन जैसे ही तट से टकराने के पश्चात वो लहर या तरंग वापस पीछे की ओर आई, चाहे वो बैकवास के रूप में आए या फिर चाहे तरंगिका के रूप में आए, जैसे जल वापस पीछे की ओर आएगा उसी वेग के साथ आएगा, तो वायु भी क्या होगी? तीव्र वेग के साथ बाहर निकलने का प्रवेश करेगी। और जैसे तीव्र वेग के साथ बाहर आएगी, जो चट्टानें पहले दबाव के कारण फैली थी अब वापस क्या हो गई? तो लगातार जब ये क्रिया जारी रहती है तो एक समय चट्टान का फैलने, एक समय सिकुड़ने के परिणाम से एक समय ऐसा आएगा वो चट्टान वहां से क्या हो जाएगी? मूल चट्टान से टूट जाएगी। और इस प्रकार से चट्टानों का टूटना या विघटित होना क्या कहलाएगी? जलदाब क्रिया। कौन सी क्रिया? जलदाब क्रिया। इसी में एक क्रिया कौन सी होती है? दबाव लगेगा कब? जब गति होगी उसमें। क्योंकि अभी अपन लिखेंगे सागरीय लहरों के अपर्दन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो उसमें पहला कारक ये आएगा लहरों का या तरंगों का वेग। और वेग जितना ज्यादा तेज होगा दबाव उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक है। यदि लहर ही बिल्कुल मंद गति से जाके चल रही है तो वायु संपीड़ित होगी नहीं।
और वायु संपीड़ित नहीं होगी तो चट्टानों के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं पड़ना है, तो चट्टानें फैलेगी नहीं, और चट्टानें फैलेगी नहीं तो टूटेगी भी नहीं। तो दोनों क्रियाएं क्या होती है? सम्मिलित, एक जलदाब और एक कौन सी? जलगति। इसी में आप एक और लिख सकते हो जिसे अपन ने बोला था क्या? विलयन। विलयन का मतलब घुलना, क्योंकि तटवर्ती भागों की सारी चट्टानें कठोर थोड़ी होगी, कुछ चट्टानें क्या होती है? कोमल या मुलायम भी होती है, जो जैसे ही लहरों के संपर्क में आती है तो लहरों के संपर्क में आकर रासायनिक अभिक्रिया करके उन लहरों के जल में क्या हो जाती है? घुल जाती है। मतलब चट्टान का अपरदन तो हुआ, तो वो क्रिया कौन सी हो जाती है? विलयन। अब इन क्रियाओं से लहरों को जो भी यहां से अवसाद प्राप्त हो गए, उन अवसादों को लहरें जब अंदर जाएगी तो वापस सागर के अंदर लेके जाएगी, और जब सागर के वापस अंदर लेके जाएगी तो वो जो अपरदित पदार्थ है इस सतही भाग का जो तटवर्ती भाग है इसके साथ क्या करेंगे? रगड़ खाएंगे, और रगड़ खाकर इस किनारे को क्या करेंगे? काटेंगे या फिर घिसेंगे इसको, और तटवर्ती भाग के घिसने या अपरदित होने की क्रिया क्या हो गई? अपघर्षण। अब जो अवसाद अंदर गए थे, जब लहर वापस आएगी तो वापस कहां आएंगे? बाहर। तो अंदर जाने और बाहर आने के कारण जब इस तटवर्ती भाग के साथ उनका घर्षण होगा तो वो प्रक्रिया तो कौन सी हो गई? अपघर्षण। लेकिन सारे मोटे आकार के थोड़ी रहेंगे, कुछ अवसाद क्या रहेंगे? छोटे आकार के हो, महीन आकार के भी रहेंगे। वो जल की लहरों के सतही भाग पर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, और सतही भाग पर गतिशील होने वाले भाग या पदार्थ जब अंदर जाएंगे बाहर आएंगे तो आते जाते समय वापस में क्या होंगे? टकराएंगे या रगड़ खाएंगे, और रगड़ खाकर उनका आकार बड़े से क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, और वो प्रक्रिया कौन सी हो गई? सन्निकर्षण। तो इन क्रियाओं के द्वारा सागरीय लहरें अपना अपरदन कार्य क्या करती है? संपन्न करती है। अब दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, अपरदन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? भाई कौन कौन से कारक है जो सागरीय लहरों के अपरदन कार्य को प्रभावित करेंगे? उसमें पहला कारक तो यही हो गया, कौन सा? लहरों का वेग, और वेग के साथ अवधि। लहरों का वेग वह कि भाई कितनी तेज गति से जाके टकरा रही है, और कितनी तेज गति से कितने समय तक टकरा रही है। भाई लहर आई, भले ही चाहे कितनी तीव्र वेग के साथ आ गई, एक बार टकराई खत्म हो गई, दोबारा लहर नहीं आई, चट्टान पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन वही तीव्र वेग वाली लहरें 2-4 घंटे तक लगातार आके टकरा रही है, कितनी भी कठोर चट्टान क्यों ना हो, टूट जाएगी एक समय। तो लहरों का वेग तो होना चाहिए, लेकिन वेग के साथ क्या होनी चाहिए? अवधि भी, कि भाई लहरें कितने समय तक तटीय भाग से आकर टकरा रही है, सक्रिय रह रही है, उस पर डिपेंड करेगा पवन का अपरदन कार्य। तो पहला कारक तो क्या हो गया? लहरों का वेग व अवधि। लहरों का वेग व अवधि किस पर डिपेंड करेगा? वेग तेज कब होगा? जब किसका वेग तेज होगा? पवनों का वेग, और पवनों का वेग के साथ वही पवनों की, कि भाई ये उत्पन्न क्यों हो रही है? पवन के कारण ही तो हो रही है। तो पवन का वेग और अवधि तेज रहेगी तो ये तेज हो जाए। तीसरा कारण होता है तटीय चट्टानों की संरचना, और संरचना के साथ संगठन। तटीय चट्टानों की संरचना व संगठन। संरचना से मतलब तो क्या होता है? स्ट्रक्चर जैसी दिख रही है अपन को। अब जिन चट्टानों में संधियां या दरारें होती है उनका अपरदन क्या होगा? शीघ्रता से हो जाएगा, क्योंकि उनमें जल और वायु आसानी से क्या कर जाएगी? प्रवेश। लेकिन चट्टानों में संधियां दरारें हुई ना, तो उनका अपरदन नहीं होगा। ठीक है। संगठन से मतलब है उस चट्टान के निर्माण में कौन कौन से तत्वों का संयोजन है, मतलब वो जो चट्टान है कौन कौन से तत्वों के संयोजन से बनी हुई है, निर्मित है। तो निर्मित पदार्थों की जब अपन बात करते हैं तो वो तो क्या कहलाता है? संगठन। ठीक है। और वो चट्टाने अपन को दिख कैसे रही है, वो उसकी क्या हो जाती है? संरचना हो जाती है। जैसे अपन अभी की बात कर ले तो आप सबकी संरचना भले ही अलग अलग है, लेकिन संगठन तो मैक्सिमम का एक ही है, निर्माणकारी तत्व तो एक ही है, भले ही संरचना सबकी क्या दिख रही है? अलग अलग दिख रही है। तो सब पर अपरदन का कार्य भी क्या होगा? अलग अलग तरह से प्रभावी होगा, है कि नहीं? तो तीसरा कारक कौन सा हो गया? तटीय चट्टानों की संरचना व संगठन। चौथा कारक इसमें प्रभाव डालता है तटीय ढाल। एक तो तट की आकृति आपको ऐसी मिल रही है,
कोई नहीं भाई, दाल भी गुणकारी होती है कि नहीं? तो तटीय ढाल, एक तो ढाल हो गया मंद ढाल। अब ढाल यदि मंद है तो लहरें काफी ऊपर तक चली जाएगी, और काफी ऊपर तक जाएगी तो जब लहरें इस तट के ऊपर से जाएगी तो भी इसके साथ अपघर्षण क्रिया करेगी, और जब वापस आएगी तो भी इसके साथ क्या करेगी। लेकिन ऐसे नहीं मिलकर ढाल आपको ऐसे मिल गया समकोणीय, अब कहां जाएगी, तट लहर सीधी आएगी और टकराएगी और वापस पीछे की ओर, यानी लहर का अपरदन कार्य ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, और तटीय भागों का अपरदन नहीं होगा। तो चौथा कार्य कौन सा होता है, तटीय ढाल। तो ये चार कारक जहां पर मिले वहां पर यदि लहरों के पक्ष में है तो अपरदन क्या होगा, अधिक, और यदि लहरों के विपक्ष में है तो अपरदन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक। यानी सीधा सीधा आप ऐसे बोल सकते हो, जहां पर तटवर्ती भागों पर यदि पर्वत श्रेणियां पाई जाती है वहां पर लहरों का कार्य कम सक्रिय होता है, और जहां तटवर्ती भागों के पास में पर्वत श्रेणियां नहीं पाई जाती है, मैदानी भाग देखने को मिलते हैं, वहां पर लहरों का कार्य क्या होता है, अधिक सक्रिय होता है। एक अपन बात बोलते हैं मग्न तट, तो मग्न तटों की चौड़ाई भी किस पर डिपेंड करती है, ढाल पर ही तो डिपेंड करती है। जहां पर पर्वत श्रेणियां पाई जाती है वहां पर मग्न तट कैसे पाए जाते हैं, सक्रिय। जहां पर मैदानी भाग पाए जाते हैं वहां पर मग्न तट कैसे पाए जाते हैं, चौड़े पाए जाते हैं। ठीक है, तो वही बात किस पर डिपेंड करेगी, सागरीय लहरों के कार्य, कौन से कार्य पर, अपरदन कार्य पर। अब जब अपरदन कर लिया है तो उन अपरदित पदार्थों का लहरें क्या करेगी, परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान, कभी तट से कहां लेके जाएगी, सागर के अंदर, कभी सागर के अंदर से कहां लेके आएगी, तटवर्ती भागों पर लेकर आएगी। तो अपरदित पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परिवहन। और जैसे ही किसी भी स्थान पर, मतलब जब लहर आके सबसे अंतिम भाग तक पहुंच गई और लहर का वेग वहां पर क्या हो गया, मंद, तो उन पदार्थों को वहीं पर क्या कर जाएगी, वो जमाव की प्रक्रिया क्या हो जाएगी। तो जहां पर अपरदन कार्य करेगी वहां पर कौन सी बनाएगी, अपरदनात्मक स्थलाकृतियां, जहां निक्षेपण करेगी वहां कौन सी बनाएगी, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। तो पहले एक बार इतनी बात नोट करो। ऐसे कैसे उतार देना ना, लहरों के कार्य, पहले अपरदन, अपरदन के बाद में अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद में परिवहन और निक्षेपण। नहीं नहीं, इनमें कुछ लिखना, अपघर्षण की डेफिनेशन लिखी हुई है, सन्निकर्षण की लिखी हुई है, जलदाब जलगति की लिखी हुई है, तो दिक्कत कहाँ है। हाँ, नाम तो लिखने ही है कि, नाम तो लिखने, बिना नाम के किसी काम चलेगा। ये नाम लिखिए, फिर लिखना है अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक।
लिख दिया। हो गया ना। चलो अब इंडेक्स बनाओ, जो अपन ने पहली वाली स्थलाकृति में बनाते थे। एक तरफ अपरदनात्मक स्थलाकृतियां, एक तरफ निक्षेपात्मक। ठीक है, सबसे पहले सागरीय लहरों की अपरदन क्रिया के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती है उसमें कौन कौन सी आती है। सबसे पहले आती है कौन सी, तटीय क्लिफ। तटीय क्लिफ में एक होती है कौन, नीप। एक आता है इसमें कौन सा, तरंग। घर्षित प्लेटफॉर्म। हाँ पहले वो स्ट्रक्चर बन जाएगा भाई, एक तरफ अपरदनात्मक और एक तरफ निक्षेपात्मक। ठीक है, इसी में एक आ जाती है कौन सी, वात गुफा, या जिसे बोल सकते हो तटीय गुफा। तटीय गुफा। एक इसके अंतर्गत जो बनता है कौन सा, लघु निवेशिका। तटीय क्लिफ और उसी का छोटा रूप नीप होता है, लघु निवेशिका। एक होती कौन सी, समुद्री मेहराब। इसी में आता है एक कौन सा, वात छिद्र। एक आता है कौन, स्टेक, या जिसे कहा जाता है सागरीय स्तंभ। सागरीय स्तंभ। ये स्थलाकृतियां जो है ये किस में आती है, अपरदनात्मक में। सामने आ जाएगी निक्षेपात्मक, जिसमें पहली स्थलाकृति कौन सी आती है, पुलीन। पुलीन में एक कौन सी होती है, कष्प पुलीन। एक आती है इसमें कौन सी, रोदिका या रोद। रोदिका या रोद के अंतर्गत जो आती है कौन कौन सी आती है, एक तो आती है अपतट रोदिका। एक आती है कौन सी, शीर्ष रोदिका। एक आती है कौन सी, पंख युक्त रोदिका। एक आती है कौन सी, संयोजक रोदिका। संयोजक रोदिका। एक आती है इसमें कौन सी, टोम्बोलो। कम बोलो भाई, टोम्बोलो। टोम्बोलो के अंतर्गत एक आती है इसमें कौन सी, हुक। हुक में ही एक कौन सी आती है, स्पिट। इसी में एक कौन सी आती है, मिश्रित हुक। एक कौन सी आ जाती है, लूप या छल्ला। एक आ जाती है इसमें कौन सी, लेगून। एक आ जाता है इसमें कौन सा, तटीय तरभाग। और एक आ जाता है इसमें कौन सा, सबका।
ये जो स्थलाकृतियां हैं ये तो कौन सी है, निक्षेपात्मक, और इधर वाली कौन सी है, अपरदनात्मक। लिख दिए क्या? है तटीय तर भाग, मतलब आर्द्र या दलदली भाग जिसे अपन बोलते हैं। मैग्रोव वन विकसित होते हैं ना, वो इसी भाग में होते हैं। लिख दिए क्या? तो पहले तो स्थलाकृतियों के नाम, अपरदनात्मक कौन कौन सी और निक्षेपात्मक। अपरदन से कौन कौन सी बनती है, पहली बनती है तटीय क्लिफ, और तटीय क्लिफ का छोटा रूप क्या कहलाता है, नीप कहलाता है। ठीक है, एक होता है कौन सा, तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म, एक वात गुफा या तटीय गुफा, एक होती कौन सी, लघु निवेशिका, एक समुद्री मेहराब, एक वात छिद्र, और एक स्टेक या सागरीय स्तंभ। ये तो सारी हो गई अपरदनात्। निक्षेपण में पहली कौन सी बनती है, पुलिन या कश्मपुलिन। सबसे विशेष यदि निक्षेपात में कोई सी है वो रोधिका है। ठीक है, रोधिका या रोध। अब इसमें रोधिका के कई रूप है, ये भी मैक्सिमम रोधिका के रूप ही है। अपतट रोधिका है, शीर्ष रोधिका है, पंख युक्त रोधिका है, संयोजक रोधिका है, टोम्बोलो है, हुक स्पिट या मिश्रित हुक है, लूप या छल्ला है, लेगून है, तटीय तर भाग है, और सबका। ये सारी कौन सी है, निक्षेपात्मक स्थला। सबसे पहले डालो अपरदनात्मक स्थलाकृतियां, और अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में पहले डालो तटीय क्लिफ। तटीय क्लिफ अपरदनात्मक स्थलाकृतियां, और अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में पहली तटीय क्लिफ।
हाँ बना लो पहले साथ ही। बन गया क्या? बन गया। चलिए सबसे पहले ये जो अपन ने यहाँ पे अपर्दन के द्वारा इस स्थलीय भाग को अंदर तक खोखला बना दिया, ये पूरा भाग पहले ऐसे था, ठीक
अब इस तटवर्ती भाग से आके लहरें लगातार क्या होती है, टकराती, और अपनी जलदाब व जलगति क्रिया के प्रभाव से इस चट्टान का यहां से क्या करती है, भूल गया वापस, ठीक है। जैसे ही इस तटवर्ती भाग से आके लहरें टकराती है तो जलदाब और जलगति क्रिया के माध्यम से इस चट्टान का धीमी गति से क्या करती है, अपरदन करना प्रारंभ करती है। एक बार जब चट्टान अपरदित हो गई तो ये भाग थोड़ा सा अंदर तक क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, और एक बार थोड़ा सा अंदर की ओर खोखला होने पर जैसे ही लहरें आकर गोलाकार रूप में, भ्रमणशील रूप में इस चट्टान के साथ टकराएगी तो लहरों के साथ अपरदित पदार्थ भी तो आ रहे हैं, चट्टानी टुकड़े भी आ रहे हैं, वो चट्टानी टुकड़े इन लहरों के लिए औजार या हथियार का कार्य करते हैं। और इन चट्टानी टुकड़ों से युक्त जब सागरीय लहरें इस चट्टान के साथ परस्पर लगातार क्या करेगी, घर्षण क्रिया करेगी गोलाकार रूप में, तो ये चट्टान शीघ्रता से क्या हो जाएगी, अंदर की ओर अपरदित होना प्रारंभ हो जाएगी। अब जैसे ही चट्टान अंदर की ओर अपरदित होकर अंदर से क्या हो गई, खोखली हो गई, इस खोखले भाग को तो क्या नाम दिया गया, वात गुफा, क्योंकि इसमें पवन के अलावा आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि लहर परमानेंट थोड़ी रहेगी, यहाँ पे आके टकरा के वो तो वापस क्या हो जाएगी, अंदर की ओर लौट जाएगी, तो फिर ये पूरी चट्टान अंदर से क्या रहेगी, खोखली। इस खोखले भाग को तो क्या नाम दे दिया, वात गुफा। अब जब ये चट्टान अंदर तक अपरदित हो गई है तो नीचे का आधारी भाग तो ये है, ठीक है, और ये जो ऊपर का जो शीर्ष भाग था जहां तक लहरें नहीं पहुंची है वो भाग सागर की ओर क्या होता है, लटकता हुआ प्रतीत, उस लटकते हुए भाग को क्या कहा जाता है, तटीय क्लिफ। यदि ये बड़े आकार का है तब तो तटीय क्लिफ कहलाएगा। यदि मान लो चट्टान की जो ऊंचाई है वो ज्यादा अधिक नहीं है, तो ज्यादा अधिक नहीं है तो ये जो तटीय क्लिफ आपको दिखेगा ये भी छोटा सा ही दिखेगा, और इस तटीय क्लिफ का छोटा रूप जो होता है उस छोटे रूप को क्या कहा अपन ने, नीप। तटीय क्लिफ का छोटा रूप क्या कहलाता है, नीप कहलाती है। एक समय ऐसा आएगा जब ये तटीय क्लिफ यहां से टूटकर कितना सहन करेगा, जब तक अंदर की ओर चट्टाने अपरदित हो जाएगी, आगे का अधिकांश भाग पूरा खोखला हो जाएगा नीचे से, यानी चट्टान आधारहीन हो चुकी है, तो चाहे कितनी कठोर चट्टान क्यों ना हो ऊपर से टूटकर, और जैसे ही चट्टान यहां से टूटकर नीचे आई तो ये जो नीचे का जो आधारी चट्टान है ये सागरीय जल की सतह के नीचे, यानी इसके ऊपर जल क्या हो जाएगा, गतिशील होने लग जाएगा। लेकिन ये जो सतह है ये अपघर्षण क्रिया के द्वारा अपरदित होकर क्या होती है, समतल सतह में परिवर्तित हो जाती है और एक चबूतरे के रूप में दिखाई देने लग जाए। तो तटवर्ती भागों पर सागरीय लहरों के अपघर्षण व जलदाब क्रिया के माध्यम से निर्मित समतल चबूतरी नुमा जो संरचना होती है उस संरचना को क्या कहा जाता है, तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म या फिर तरंग घर्षित वेदिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले तो क्या बनेगा, वात गुफा। वात गुफा के ऊपर की जो चट्टान है जो नीचे से क्या होती है, आधारहीन होती है और सागरीय जल की ओर या सागरीय किनारे की ओर क्या होती है, लटकती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहा जाता है, तटीय क्लिफ। तटीय क्लिफ का यदि आकार छोटा है मतलब छोटे आकार की बन रही है तो उसे क्या कहा जाएगा, नींव। और एक समय ऐसा आएगा जब तटीय क्लिफ का जो शीर्ष भाग है, जो छज्जा जिसे अपन बोल रहे हैं, वो छज्जा टूटकर नीचे, और जैसे टूटकर नीचे आएगा तो इसकी जो आधारी चट्टान है जो जल में क्या है, डूबी हुई है, लेकिन कैसी है, समतल है, उस समतल सतह को क्या कहा जाता है, क्योंकि ये कौन सी क्रिया से बनेगी, घर्षण अपघर्षण क्रिया से निर्मित होती है, तो इसे क्या बोल दिया, तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म या फिर वेदिका के नाम से जाना जाता है। चलो लिखो पहले, इसमें हेडिंग क्या डाले थे, तटीय क्लिफ है ना, डैश लगा के लिखो। सागरीय लहरों सागरीय लहरों सागरीय लहरों के निरंतर सागरीय लहरों के निरंतर तटीय चट्टान तटीय चट्टान तटीय चट्टान से टकराने तटीय चट्टान से टकराने तटीय चट्टान से टकराने व जलदाब व जलगति क्रिया जलदाब व जलगति क्रिया जलदाब व जलगति क्रिया जलदाब व जलगति क्रिया क्रिया के प्रभाव से जलदाब व जलगति क्रिया के प्रभाव से निरंतर जलगति क्रिया के प्रभाव से निरंतर तटीय चट्टानों को अपरदित कर तटीय चट्टानों को अपरदित कर तटीय चट्टानों को अपरदित कर खोखली संरचना का निर्माण करती है
अपवर्तित कर खोखली संरचना का निर्माण करती है। 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 वात गुफा कहलाती है। वात गुफा कहलाती है। वात गुफा कहलाती है। वात गुफा कहलाती है। पैराग्राफ चेंज करके अगली लाइन। अपरदन क्रिया के निरंतर जारी रहने। अपरदन क्रिया के निरंतर जारी रहने। अपरदन क्रिया के निरंतर जारी रहने के परिणाम स्वरूप। अपरदन क्रिया के निरंतर जारी रहने के परिणाम स्वरूप। निरंतर जारी रहने के परिणाम स्वरूप गुफा का आकार विस्तृत होने से। गुफा का आकार विस्तृत होने से। गुफा का आकार विस्तृत होने से शीर्ष चट्टान। शीर्ष चट्टान नीचे से आधारहीन होकर। शीर्ष चट्टान नीचे से आधारहीन होकर। नीचे से आधारहीन होकर सागरीय जल की ओर। सागरीय जल की ओर। सागरीय जल की ओर लटकती हुई। सागरीय जल की ओर लटकती हुई। लटकती हुई प्रतीत होती है। सागरीय जल की ओर लटकती हुई प्रतीत होती है। लटकती हुई प्रतीत होती है। तटीय क्लिफ कहलाती है। तटीय क्लिफ कहलाती है। तटीय क्लिफ कहलाती है। तटीय क्लिफ कहलाती है। नेक्स्ट अगली लाइन में लिखो नीप। नीप। नीप और नीप के सामने डैश लगा के तटीय क्लिफ का छोटा रूप। 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 केवल तटीय क्लिफ ही डाले थे ना। अगली लिखो तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म। तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म ओब्लिक वेदिका। तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म। तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म सागरीय लहरों की। सागरीय लहरों की अपरदनात्मक क्रिया। सागरीय लहरों की अपरदनात्मक क्रिया। अपरदनात्मक क्रिया के निरंतर जारी रहने। अपरदनात्मक क्रिया के निरंतर जारी रहने। निरंतर जारी रहने के परिणाम स्वरूप। के परिणाम स्वरूप। के परिणाम स्वरूप तटीय क्लिफ। तटीय क्लिफ। तटीय क्लिफ आधारहीन होने। तटीय क्लिफ आधारहीन होने। तटीय क्लिफ आधारहीन होने के कारण। आधारहीन होने के कारण एक समय। आधारहीन होने के कारण एक समय टूटकर नीचे गिर जाती है। एक समय टूटकर नीचे गिर जाती है। टूटकर नीचे गिर जाती है। टूटकर नीचे गिर जाती है वह सागरीय लहरों के। सागरीय लहरों के
निरंतर सक्रिय रहने से, सागरीय लहरों के निरंतर सक्रिय रहने से, निरंतर सक्रिय रहने से, निरंतर सक्रिय रहने से आधारी भाग, आधारी भाग अपघर्षण क्रिया द्वारा, आधारी भाग अपघर्षण क्रिया द्वारा, अपघर्षण क्रिया द्वारा समतल सतह में, समतल सतह में, समतल सतह में परिवर्तित होकर, समतल सतह में परिवर्तित होकर, समतल सतह में परिवर्तित होकर चबूतरेनुमा, चबूतरेनुमा आकृति का रूप धारण करता है, चबूतरेनुमा आकृति का रूप धारण करता है, चबूतरेनुमा आकृति का रूप धारण करता है। तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म कहलाता है, तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म कहलाता है, तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म कहलाता है, तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म कहलाता है। ठीक है, ये बात हो गई अपनी किसकी, एक तो तटीय क्लिफ, एक हो गई बात गुफा और एक हो गया कौन सा, तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म। शेष जो रह गई वो अपन बात कर लेंगे अगली क्लास में। तो अब तक अपन ने जो बात करी है, सबसे पहले तो सागरीय लहरें क्या है। ठीक है, अब इन लहरों से संबंधित जो शब्दावलियां हैं उसमें अपन ने तरंग या लहर किसे कहेंगे, तरंग की लंबाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है, आवर्ती किसे कहेंगे, फेंच क्या होता है, सर्फ या श्वास क्या होती है, तरंगिका क्या होती है, बैकवास और वेलांचली धारा। ठीक है, ये सारी बात हुई। उसके बाद में अपन ने इसको डायग्राम के माध्यम से देख लिया और उसके बाद में अपन ने बात करी थी कि भाई सागरीय लहरें जो है वो अपना कार्य जो है किस प्रकार से संपन्न करेगी, तो वो ही 3 क्रियाओं के द्वारा संपन्न करेगी। एक तो क्या, अपर्दन, एक परिवहन और एक निक्षेपण। अपर्दन कार्य अपघर्षण, सन्निकर्षण, जलदाब क्रिया, जलगति क्रिया और विलयन के द्वारा। अपर्दन कार्य को प्रभावित कौन करेगा, लहरों का वेग और अवधि करेगी, पवनों का वेग और अवधि करेगी, तटीय चट्टानों की संरचना व संगठन करेगा और तटीय ढाल, ये सारे प्रभावित करेंगे। उसके बाद में अपन बात करी तटीय लहरों या फिर सागरीय लहरों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां, एक तरफ अपरदनात्मक और एक तरफ कौन सी होगी, निक्षेपात्मक। जिसमें अपरदनात्मक में अपनी एक तो पहली कौन सी होगी, तटीय क्लिफ हो गई, एक हो गई तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म और एक हो गई वात गुफा या तटीय गुफा। से जो अपनी स्थलाकृति है उनकी अपन बात कर लेंगे कल। ओके।